हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि मोस्ट जो हायर प्लांट्स हैं वो कार्बन फिक्सेशन के लिए C3 साइकिल यूज़ कर रहे थे जब कंडीशंस ऑप्टिमम थी, टेम्परेचर अच्छा था, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वो C3 साइकिल यूज़ कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ने लगा, एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन कम होने लगी, तो प्लांट्स में C2 साइकिल चलने लगा, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन की वजह से प्लांट्स को नुकसान होने लगा, कार्बन लॉस होने लगा, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने लगी। उसके बाद धीरे धीरे प्लांट्स इवॉल्व हुए, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए अपने अंदर, और फिर जाके C4 साइकिल का जन्म हुआ। C4 साइकिल को हैच स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। हैच और स्लैक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने जो हैवी आइसोटोप होता है C14 यूज़ करके, उस CO2 को यूज़ करके वो देखा कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, और उसमें कार्बन जो है वो 14 आइसोटोप वाली है। तो इससे पता चला कि वो C4 साइकिल, इससे उन्होंने उसका नाम दिया C4 साइकिल। इसे कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये दो टाइप के सेल्स के बीच में कोऑपरेशन से होती है, एक मीजोफिल सेल्स और दूसरा बंडल शीथ सेल्स। और इसे एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये इवॉल्व हुआ है C3 से और एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस कर सकती है इवन इफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज लो। और इसे स्पेशल डबल CO2 फिक्सेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये टू डिफरेंट स्पेस में होती है, एक मीजोफिल सेल और एक बंडल शीथ सेल। जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो मीजोफिल सेल में फिक्स होती है, और जो मेटाबॉलिक CO2 है वो बंडल शीथ सेल में फिक्स होती है। तो एवोल्यूशन क्या हुआ, पहले C3 प्लांट्स थे, उसके बाद जब C4 प्लांट्स बने, उस जर्नी में उनके अंदर क्या क्या चेंज आया। एक तो बंडल शीथ सेल्स उसमें आ गए, और पेपकेज एंजाइम, और दूसरा PPD के एंजाइम। इन सब के बारे में मैं आगे डिस्कस करता हूँ अच्छे से। ये है फीचर्स ऑफ C4 प्लांट्स कि क्या क्या एवोल्यूशन के टाइम पे उनके अंदर चेंजेस आया। उनमें से एक है क्रेन्स एनाटॉमी। हुआ क्या, ये देखिए लीफ का स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाली जो, जूम इन करते हैं, ये बाहर वाली जो लेयर है ये क्यूटिकल है, और ये एपिडर्मिस है। ये है पेलिसेड मीजोफिल सेल और ये है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। दो तरह के होते हैं, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। और इसमें एयर कैविटी होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है सेल्स के अंदर। तो C4 प्लांट में क्या देखा गया कि उसमें एक, ये देखिए यहाँ पे वेस्क्यूलर बंडल है। वेस्क्यूलर बंडल का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, इनके सेल्स हैं। ये देखिए जाइलम एंड फ्लोएम। इनके बाहर ये देखिए ये लेयर है, ये वाली लेयर, इसे बोला जाता है बंडल शीथ। शीथ मतलब कवरिंग। तो ये बंडल शीथ के जो सेल्स हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है कि एक तो ये थिक वॉल होती है, इनकी सेल वॉल इनकी थिक होती है, और ये थोड़े बड़े होते हैं इनके मुकाबले। इसमें दिखाया गया छोटा है, लेकिन वैसे ये बड़े होते हैं मीजोफिल सेल्स के। अब इन दोनों सेल्स की, मीजोफिल सेल्स की और बंडल शीथ सेल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, पहले वो समझते हैं, फिर आगे हम पाथवे पे जाएंगे। पहली बात तो एक कि मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वो कॉम्पैक्ट होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड होते हैं वो ग्रेनम थाइलाकॉइड होते हैं, मतलब वो स्टैक्ड रहते हैं एक के ऊपर एक, ग्रेना थाइलाकॉइड्स। और बंडल शीथ सेल्स में एक तो ये सेल्स भी बड़ी होती है, और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी बड़े होते हैं। क्लोरोप्लास्ट बड़े होने का रीज़न है कि जो इसमें थाइलाकॉइड है वो नॉन एप्रेस्ड होते हैं, मतलब दूर दूर पड़े होते हैं, ग्रेनम नहीं होते, स्टैक्ड नहीं होते। तो देखिए ग्रेना प्रेजेंट, ग्रेना एब्सेंट, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट। एप्रेस्ड मतलब ये जो बीच में मेम्ब्रेन है इसके, ये एप्रेस्ड होती है, इसमें एप्रेस्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन देख रहे थे, जो ग्रेनम है,
ग्रैनम थैलाकॉइड में PS2 प्रेजेंट होता है, और PS2 क्या करता है, PS2 फोटोलिसिस करवाता है वाटर का। तो इसमें PS2 प्रेजेंट होता है और इसमें PS2 प्रेजेंट नहीं होता। मतलब यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, और यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा और ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। अब है मेन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगी मेसोफिल सेल्स में, C4 प्लांट का एक फीचर है कि इधर अगर CO2 इधर अगर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है तो यहाँ रिब्यूस्को ही नहीं है, रिब्यूस्को एब्सेंट कर दिया, क्योंकि अगर ऑक्सीजन आएगी तो नहीं तो रिब्यूस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करने लग जाएगा, तो यहाँ पे रिब्यूस्को ही एब्सेंट कर दिया उन्होंने। और यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्व हो ही नहीं रही है तो यहाँ रिब्यूस्को दे दिया। इसीलिए एक बात बहुत ज़रूरी है देखनी, C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल चलती है, मेन फिक्सेशन C3 साइकिल से ही होता है, लेकिन वो C3 साइकिल चलती है बंडल शीथ सेल में। रिब्यूस्को प्रेजेंट होता है बंडल शीथ सेल में और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आती, इसीलिए रिब्यूस्को को ऑक्सीजनेज नहीं करना पड़ता एक्टिविटी, इसीलिए इसमें फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता है। और जो मेन एंजाइम है पहला वो है पेप्केज एंजाइम, और इसमें मेन एंजाइम रिब्यूस्को है। इसमें एटमॉस्फेरिक CO2 फिक्स होती है, मतलब ये एयर के कांटेक्ट में होते हैं मेसोफिल सेल, तो इसमें एटमॉस्फेरिक CO2 आती है मोस्टली। इनकी सेल वॉल थिक होती है, इसमें डिफ्यूज़न नहीं होता गैस का इतनी जल्दी, इसीलिए इसमें एटमॉस्फेरिक CO2 नहीं आती है। यहाँ से जो CO2 एक दूसरे कंपाउंड में बन के वो इधर जाती है, वो बाद में CO2 रिलीज़ करता है सेल्स के अंदर डायरेक्ट, इसीलिए उसको मेटाबॉलिक CO2 बोलते हैं, ये हम आगे देखेंगे। इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट पेप इज़ द CO2 एक्सेप्टर। फर्स्ट जो सबस्ट्रेट है वो इसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, वो CO2 को एक्सेप्ट करता है, तब वो ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होता है। इसमें RUBP इज CO2 एक्सेप्टर, इसमें तो क्योंकि C3 साइकिल चल रही है एक तरह से, तो RUBP है CO2 एक्सेप्टर। इसमें नो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इज प्रेजेंट। इसमें एक्चुअली में C4 मेटाबॉलिज्म चलता है और इसमें C3 मेटाबॉलिज्म चलता है। चलिए अब वापस आते हैं मेन साइकिल के ऊपर। ये देखिए, ये है मेन साइकिल, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है मेसोफिल सेल और ये है बंडल शीथ सेल, और ये है दोनों के क्लोरोप्लास्ट। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा HCO3 में। एक्चुअली में ये H2CO3 करता है, लेकिन यहाँ से H पॉजिटिव आयन जो है वो निकल जाता है और ये HCO3 बच जाता है नेगेटिव, और ये HCO3 को एक्सेप्ट करेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये सबस्ट्रेट इसका। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से मिलके, इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, फॉस्फोइनोल है C3, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एक कार्बन आ गया यहाँ से और अब जाके बनाइए मैलेट में। वैसे बीच में पहले ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, फिर जाके ये मैलेट में कन्वर्ट होता है। एक स्टेप यहाँ पे स्किप हुआ है, मैलेट में कन्वर्ट हुआ, ये हुआ सब पेप्केज एंजाइम की हेल्प से, इसको इसमें ऐड किया गया है। अब ये मैलेट जो है ये यहाँ से ट्रैवल करके बंडल शीथ सेल में जाएगा। ये जो होते हैं ये प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, ये दोनों सेल्स के बीच में थोड़ी चैनल्स बने होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये मैलेट ये गया क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में एक एंजाइम है जिसे बोलते हैं NADP मैलिक एंजाइम। NADP मैलिक एंजाइम क्या करता है, ये 2 चीज़ें करता है, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन करवाता है और साथ में ऑक्सीडेशन करवाता है। यह है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हुई है वो चले जाएगी अब C3 साइकिल में, और मैलेट, क्योंकि एक मैलेट था 4 कार्बन कंपाउंड, अब उससे 1 कार्बन निकाल दिया गया है तो वो बन गया अब 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट। अब ये पायरुवेट वापस मूव करेगा मेसोफिल सेल्स में, और मेसोफिल सेल में भी चला जाएगा ये मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे एक दूसरा एंजाइम यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट एंजाइम है PPD के जिसे बोलते हैं, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, ये एक एटीपी से को कन्वर्ट करता है एक एएमपी में, मतलब ये 2 फॉस्फेट यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो 2 एटीपी के बराबर यूज़ होती है और फिर ये कन्वर्ट कर देता है इसे फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और यही फिर साइकिल चलती रहती है। यही फॉस्फोइनोल पायरुवेट फिर सबस्ट्रेट बन गया और पेप्केज एंजाइम की हेल्प से फिर से ऑक्सैलो एसीटेट होते हुए मैलेट में कन्वर्ट हुआ, फिर वही फिर से ये पूरी साइकिल ये रिपीट करता रहता है। और यहाँ जो C3 साइकिल चली थी, C3 साइकिल से जो शुगर बनती है ट्रायोस फॉस्फेट, वो बाहर निकल जाते हैं, वो एज अ मेटाबोलाइट शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्लोएम में चले जाते हैं। ये फ्लोएम से जुड़ा होता है मोस्टली, फ्लोएम में शुगर चली जाती है और ट्रांसपोर्ट होती है। इस तरह से ये बेसिक पाथवे इस तरह से चलता है। ये जो C4 प्लांट्स है ये क्या है, ये सब टाइप्स में डिवाइडेड है पाथवे की, इस पाथवे के बेस पे। और इस पाथवे में भी मोस्टली ये जो NADP मैलिक एंजाइम है, इस एंजाइम के बेस में ये 3 डिफरेंट सब टाइप में डिवाइडेड है। ये देखिए, ये है सब टाइप्स, ये 3 है। एक तो है NADP ME सब टाइप, वो जो हमने अभी बेसिक पाथवे पढ़ा वो NADP ME है, जो कॉमन पाथवे है, जो कि मोस्टली जो ग्रासेस होती है C4 ग्रासेस में, जैसे मेज़, सॉरगम, शुगर केन, इनमें सब में यूज़ होता है ये वाला NADP ME। दूसरा NADME टाइप है, फिर पेप्सी के टाइप, ये 3 तरह के होते हैं। अब इनको हम स्टडी करते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं NADP ME। ये तो वही था हमने अभी भी पढ़ा, जो कि CO2I HCO3 में कन्वर्ट हुई, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ, फिर वही ऑक्सैलो एसीटेट अंदर गया, फिर मैलेट में कन्वर्ट हुआ, फिर मैलेट ट्रांसफ़र होकर बंडल शीट सेल में गया, फिर वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई वो C3 में चली गई, ये पायरुवेट वापस आ गया और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में वापस से कन्वर्ट हो गया, और ये साइकिल चल रही है। दूसरा है NADME टाइप। NADME टाइप में एक और ऑर्गेनेली जुड़ गई इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है, पहले तो वो सिंपल वही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आई, वो HCO3 में कन्वर्ट हुई, HCO3 फिर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज आता है, ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है। ये अमाइनो एसिड है और ये है कीटो एसिड। इसे कोई ना कोई अमाइनो एसिड बनने के लिए इसे कहीं से अमाइनो ग्रुप चाहिए, तो वो अमाइनो ग्रुप कौन देता है, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट अमाइनो ग्रुप देता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है 2-ऑक्सोग्लूटरेट में, या 2-कीटोग्लूटरेट भी बोल सकते हैं इसको। ये आपने फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, वहाँ पे भी ग्लूटामेट ही अमाइनो ग्रुप देता था अपना। अब ये एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो गया, ये एस्पार्टेट अब सीधा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पिछले वाले में देखिए यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट में जा रहा था, मैलेट कन्वर्ट होकर क्लोरोप्लास्ट में गया था, लेकिन ये गया माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये फिर से एस्पार्टेट कन्वर्ट वापस कहाँ होगा, ऑक्सैलो एसीटेट में, और इसकी एकदम उल्टी रिएक्शन यहाँ चलेगी। ये देखो, वहाँ 2-कीटोग्लूटरेट बन रहा था, यहाँ 2-कीटोग्लूटरेट से ग्लूटामेट बन गया। फिर ये ऑक्सैलो एसीटेट फिर से यहाँ मैलेट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ एक NADH यूज़ हुआ और NAD में कन्वर्ट हो गया, यहाँ इसकी रिडक्शन हो गई, ये मैलेट में कन्वर्ट हो गया। और ये मैलेट अब यहाँ जाके डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, यहाँ CO2 रिलीज़ होगी इसकी और पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। और यहीं पे ही ये 2 सेम रिएक्शन होते हैं, मतलब ऑपोजिट रिएक्शन होते हैं। यहाँ पहले NADH यूज़ हुआ था, अब यहाँ फिर से NADH वापस बन जाएगा। ये पहले NADH से NAD बना था, फिर यही NADH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एनर्जी तो पूरी हो गई, ये तो बराबर बैलेंस हो गया। ये CO2 एंटर कर जाएगी C3 साइकिल में, यहाँ C3 साइकिल चलेगी। ये बंडल शीट सेल में हो रहा है ये सारा चीज़ें। पहला वाला मीजोफिल सेल था, ये बंडल शीट सेल है। ये पायरुवेट अब निकल जाएगा साइटोसोल में आ जाएगा। ये पायरुवेट डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता है मीजोफिल सेल में इस केस में, तो ये पायरुवेट अब कन्वर्ट कर दिया जाएगा एलानिन में। तो इसके लिए भी वही चलेगा, ग्लूटामेट इसको अमाइनो ग्रुप देगा, तब जाके ये एलानिन में कन्वर्ट होगा। और ये एलानिन आ गया अब मीजोफिल सेल्स में। अब ये एलानिन आ गया मीजोफिल सेल में वापस, अब फिर से इसका ऑपोजिट होगा रिएक्शन।
वही ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वही इसका अमाइनो ग्रुप जो है वो छिन जाएगा यहाँ से, वो 2 ऑक्सोग्लूटारेट ले लेगा और वो ग्लूटामेट में बन जाएगा। तो यहाँ भी देखो ये ग्लूटामेट यहाँ पे वही वापस से ग्लूटामेट आ गया, यहाँ पे भी वो जो यहाँ हुआ था इसका ऑपोजिट यहाँ हो गया। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस हो रही है। और ये पायरुवेट अब चला जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, वही पायरुवेट से फिर से वही रिएक्शन होगा जो यहाँ हुआ था, जो पीपीडी के एंजाइम कंडक्ट करवाएगा। ये पायरुवेट अब फॉस्फेनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बाहर आ गया और ये साइकिल फिर से चलती रहेगी। ये था NADME टाइप, क्योंकि जो इसमें एंजाइम यूज़ हुआ था डीकार्बोक्सिलेशन में वो NADME बोलते हैं उस एंजाइम को। जो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ था इसे NADME बोलते हैं। अब है इसका थर्ड टाइप, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, पेप्सिकेट सब टाइप। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्जेलो एसीटेट की इसमें 2 फेट होती है, इसके बेस पे ही ये डिवाइड है एंजाइम। देखो ये तो सेम था, देखो फॉस्फेनोल पायरुवेट है, उसने HCO3 लिया और ऑक्जेलो एसीटेट बना। अब यहाँ से 2 केस हो सकते हैं, या तो ऑक्जेलो एसीटेट एंटर कर जाएगा क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट में वो ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट होगा मैलेट में, और मैलेट से फिर जाएगा वो बंडल शीथ सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ जो फर्स्ट था ये देखो यहाँ पे, यहाँ मैलेट यहाँ से जा रहा था क्लोरोप्लास्ट में बंडल शीथ सेल के, लेकिन इसमें ये मैलेट एंटर कर जाता है डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये फिर से मैलेट कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, CO2 रिलीज होती है, CO2 चली जाती है C3 साइकिल में, और एंजाइम कौन है, वही NADME टाइप, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ये सब, तो होगा इसके टाइप का एंजाइम इसमें, NADME एंजाइम तो यही होगा। वही फिर सेम रिएक्शन इसी वाली, ये पायरुवेट बाहर आ गया, पायरुवेट एलानिन में कन्वर्ट हो गया, और एलानिन जाके फिर से वापस आ गया, और यहाँ पे पायरुवेट में ये वाला जो रिएक्शन है ये सेम चल रहा है NAD वाला टाइप का, ये वाला रिएक्शन ये NADME टाइप का है। लेकिन जो दूसरी फेट है इसकी, दूसरी फेट में क्या होता है, ये ऑक्जेलो एसीटेट बाहर बाहर से ही यहाँ ही कन्वर्ट हो जाता है एस्पार्टेट में। यहाँ वही ग्लूटामेट ने इसको अमाइनो ग्रुप दिया अपना और ये बन गया एस्पार्टेट, जैसा कि शुरू में यहाँ हो रहा था एस्पार्टेट में। यहाँ एस्पार्टेट एंटर कर जा रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन इसमें क्या होगा, ये एस्पार्टेट बस डायरेक्ट बंडल शीथ सेल में बाहर ही जाता है, अंदर इसमें नहीं जाता, और ये एस्पार्टेट फिर से वापस से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में। यहाँ इसको अमाइनो ग्रुप मिला था, यहाँ इसने अपना अमाइनो ग्रुप दे दिया वापस, और ये ऑक्जेलो एसीटेट अब मेन जो एंजाइम है वो यहाँ काम करता है। ये ऑक्जेलो एसीटेट डायरेक्टली ही कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ये जो लास्ट स्टेप बन रहा था ना यहाँ पे, वो अब यहीं हो जाता है। और जो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, पेप्सी के जिसे बोलते हैं हम। यहाँ पेप्सी के एंजाइम यूज़ हुआ और एक ATP इसने यूज़ कर ली। यहाँ 2 ATP यूज़ हो रही थी, क्योंकि ATP जो है वो AMP में कन्वर्ट हो रहा था, तो 2 फॉस्फेट की एनर्जी लग रही थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक ही ATP यूज़ होती है और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बन जाता है, और डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है, तो यहाँ से CO2 भी निकल गई और ये CO2 एंटर कर गई कैल्विन साइकिल में। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये सीधा वापस आके मेसोफिल सेल में आ गया, और यहाँ पे वही साइकिल फिर से चल रही है। ये मोर एफिशिएंट है, मतलब इसमें एक ही ATP यूज़ हो रही है अगर ये वाला ही पाथवे से देखा जाए तो ये थे 3 डिफरेंट सब टाइप, एक NADPME, NADME और पेप्सी के सब टाइप। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने, और इसमें जो मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये चीज़ें, एंजाइम NADPME, डीकार्बोक्सिलेशन साइट इसकी क्लोरोप्लास्ट है, और ये मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में कौन सा सबस्ट्रेट एंटर होता है या प्रोडक्ट एंटर होता है, वो है मैलेट, और बंडल शीथ सेल से मेसोफिल सेल में कौन आता है, वो आता है पायरुवेट। सेकेंड है NADME, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और कन्वर्ट किस में होता है, जो
मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में जाता है वो है एस्पार्टेट, और जो बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में वापस आता है वो है एलानिन। ये है पेप्सिके। पेप्सिके में डीकार्बोक्सिलेशन साइट है साइटोसोल, और जो मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में जाता है वो एस्पार्टेट भी हो सकता है, मेलेट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जो बंडल शीथ सेल से मीजोफिल सेल में वापस आता है वो अगर पायरुवेट होगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में डीकार्बोक्सिलेशन हुई तो पायरुवेट और एलानिन, नहीं तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी आता है, जो मेन है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अल्टीमेटली क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट इस साइकिल में। तो ये थी C4 साइकिल। C4 साइकिल का रेगुलेशन और थोड़े से जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप अभी C4 साइकिल और C4 साइकिल के जो सब टाइप्स हैं उसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।